तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर है फिजिक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एक डिटेल्ड वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में हम सारे एस्पेक्ट्स को, सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैं इस चैप्टर का आपको बेस बताना चाह रहा हूँ। एक्चुअल में जो बेस है वो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट हुआ है। तो ऑर्स्टेड का एक एक्सपेरिमेंट था कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, यानी एक क्लोज सर्किट ले रहे हैं, आप उस क्लोज सर्किट में करंट फ्लो करा रहे हैं और उसके पास में अगर आप मैग्नेटिक कंपास रखोगे तो हमारा मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्शन शो करता है। तो मैग्नेटिक कंपास एक्चुअल में डिफ्लेक्शन क्यों शो करेगा? अगर वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में आएगा तो मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन आएगा, जैसा आप समझते हैं। यहाँ पर लेकिन क्या हो रहा है, जब सर्किट को आप क्लोज कर रहे हैं तो इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है और जब सर्किट में करंट फ्लो होगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास ने हमारे डिफ्लेक्शन किया। इसका मतलब इस करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट आप ध्यान रखें कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के अराउंड हमेशा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और इस मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक कंपास से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यही ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट था। तो ये एक्सपेरिमेंट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आप देख रहे हैं, ये एक मैंने सर्किट डायग्राम ले रखा है जिसमें एक सेल लगा हुआ है। हमने रेयोस्टैट लगा रखा है ताकि हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कंट्रोल कर सके। रेजिस्टेंस को चेंज करके हम करंट को चेंज कर लेंगे। अब जब जैसे मैंने क्या किया, स्विच को किया ऑन, की को किया ऑन, तो करंट हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करेगा। जनरली हमारा जो मैग्नेटिक कंपास होता है वो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करता है? ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करता है। तो जब इस सर्किट में करंट नहीं आ रहा था तो हमारा मैग्नेटिक कंपास ने डिफ्लेक्शन शो नहीं किया, यानी वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में टेंड हो गया। लेकिन जब हमने जैसे स्विच को किया ऑन, को की को किया ऑन, तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करा। तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि जो हमारा करंट था आने की वजह से, करंट के आने की वजह से हमारा इस मैग्नेटिक कंपास ने शो किया है डिफ्लेक्शन। अच्छा, जो डिफ्लेक्शन ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए था, वो डिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं टेंड होकर किस डायरेक्शन में चला गया है? वेस्ट डायरेक्शन में हमारा पॉइंटर चला गया, या इधर से आप ईस्ट की डायरेक्शन में भी कह सकते हो। तो जो डिफ्लेक्शन है हमारा वो नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट की तरफ चला गया, ठीक है ना। या पीछे से अगर आप देखेंगे तो साउथ से साउथ ईस्ट की तरफ चला गया। लेकिन हम हमेशा अपने नॉर्थ के टर्म में ही रिपोर्ट करते हैं, तो ये डायरेक्शन हमारी क्या हो जाएगी? नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। लेकिन इस चीज को हम एक पर्टिकुलर रूल से इस चीज को हम इजिली याद भी कर सकते हैं कि डिफ्लेक्शन किस तरह होना चाहिए। तो एक रूल है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, एक रूल है हमारा जिसे हम रूल को बोलते हैं स्नो रूल। अगर हम स्नो रूल के बारे में बात करें तो हम कहते हैं कि जैसे हमने हमारा जो जनरली जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक कंपास की वो साउथ नॉर्थ होती है, और हमने इस सर्किट को इस तरीके से सेटअप यहाँ बना रखा है कि जब हम स्विच को करेंगे ऑन तो कंपास हमारा अगर मैग्नेटिक कंपास के बिलो रखा है, सॉरी मैग्नेटिक कंपास जो है हमारा इस वायर के बिलो रखा है। देखिए, दो सिचुएशंस हो सकती हैं यहाँ पर, या तो मैग्नेटिक कंपास अबव दी वायर होगा या तो मैग्नेटिक कंपास बिलो दी वायर होगा। तो अगर मैग्नेटिक कंपास बिलो दी वायर रखा है, इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं डॉटेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैग्नेटिक कंपास। और अगर मैं इसी चीज को पूरा डार्कन कर देता हूं तो ध्यान रखेंगे, इसका मतलब मैग्नेटिक कंपास हम अबव दी वायर मान रहे हैं। तो अभी हमारा मैग्नेटिक कंपास बिलो दी वायर है और करंट की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ आप देख रहे हैं, मेरे राइट में है। अगर इससे आप टैली करेंगे तो करंट हमारा जा रहा है साउथ से। तो करंट अगर साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है और हमारा मैग्नेटिक कंपास बिलो दी वायर रखा है, तो डिफ्लेक्शन वो किस तरफ शो करेगा? टुवर्ड्स वेस्ट शो करेगा। ये बहुत सिंपल सा एकदम स्ट्रक्चर है, इसको हम याद करके कई सारे सर्किट डायग्राम के क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। तो ये रूल है स्नो रूल। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाता है आप किस रूल से रिजल्ट पे पहुंचे कि आपने बताया डायरेक्शन वेस्ट तरफ हो जाएगा, तो उसके लिए हम ये रूल नहीं लिखेंगे। ये रूल हमारे लिए बस एक शॉर्टकट की तरह काम कर रहा है। जिस रूल पे एक्चुअल में बेस्ड है वो है आपका राइट हैंड थंब रूल, जो अभी हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वापस आते हैं इस टॉपिक पे। तो स्नो रूल के अकॉर्डिंग अगर करंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ है और हमारा मैग्नेटिक कंपास आप देख रहे हैं बिलो दी वायर है, तो डिफ्लेक्शन किस तरफ शो करेगा? टुवर्ड्स वेस्ट शो करेगा। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं आप कुछ लिए कहेंगे सर मान लीजिए करंट नॉर्थ से साउथ जा रहा हो, साउथ से नॉर्थ की जगह नॉर्थ से साउथ जा रहा हो और मैग्नेटिक कंपास बिलो दी वायर ही रखा हो, तो हमारा जो डिफ्लेक्शन है वो वेस्ट की जगह किधर हो जाएगा? ईस्ट में हो जाएगा, ठीक है ना। डिफ्लेक्शन जो अभी हमने साउथ टू नॉर्थ में वेस्ट माना है, तो नॉर्थ टू साउथ में डिफ्लेक्शन किस तरफ हो जाएगा? ईस्ट की तरफ हो जाएगा। अब कुछ लोग ये भी क्वेश्चन कहते हैं कि सर यहाँ पर आपने मैग्नेटिक कंपास बिलो दी वायर रखा है, सेम सिचुएशन आपको हम देते हैं और करंट के डायरेक्शन को बस हम रिवर्स कर देते हैं, तो क्या मैग्नेटिक कंपास की डायरेक्शन में चेंज आएगा? आप सोचें, फिर प्लॉट करें, बताएं क्या हो सकता है। ठीक है, स्क्रीन को पॉज कर लें।
चलिए इसको आंसर करते हैं। अगर यहाँ पे देखिए मैं करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं और मैग्नेटिक कंपास को मैं बिलो दी वायर रखूं, तो अब आप ऐसे सोचें कि करंट जब साउथ टू नॉर्थ जा रहा था तो डिफ्लेक्शन वेस्ट तरफ था। अब क्योंकि बैटरी के टर्मिनल मैंने रिवर्स कर दिए तो करंट अब नॉर्थ टू साउथ आएगा। साउथ टू नॉर्थ जाने में डिफ्लेक्शन वेस्ट में था, तो नॉर्थ टू साउथ करंट जाने में डिफ्लेक्शन किस तरफ हो जाएगा, ईस्ट तरफ हो जाएगा। इस तरीके से 4 ही पॉसिबिलिटी होती है, चारों पॉसिबिलिटी को आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये एक्चुअल में मैंने स्नो रूल आपको शॉर्टकट के लिए बताया, लेकिन चलिए स्नो रूल के अलावा कौन सा एक्चुअल रूल है जिसकी वजह से हम इस रिजल्ट पे पहुंचे, वो हम यहाँ पे रूल पढ़ेंगे, जो हमारा रूल है राइट हैंड थंब रूल। पहले तो हम ये देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ स्ट्रेट वायर। ठीक है, चलिए राइट हैंड थंब रूल भी साथ में ही समझते हैं। आप इमेजिन कर लिए कि आप अपने हैंड में करंट कैरिंग वायर होल्ड किया, इमेजिन करना है, ठीक है ना, रियलिटी में होल्ड नहीं करना है करंट कैरिंग वायर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं मैंने करंट कैरिंग वायर को इमेजिन कर रहे हैं होल्ड किया है, यहाँ पे मैं अभी एक स्टाइलस होल्ड कर रहा हूँ, पेन होल्ड कर रहा हूँ, तो मेरा थंब जो है वो इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट विच इज एक्चुअली अपवर्ड। तो जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स इंसर्कल्ड होती हैं वो देगा उस करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो आप देख रहे हैं करंट यहाँ अपवर्ड जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो रही है, ये ऐसे चल रहा है क्लॉक के ऑपोजिट, तो एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर करंट डाउनवर्ड जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो यही चीज मैंने यहाँ पर बताया है कि करंट आप देख रहे हैं ऊपर जा रहा है, तो ये हो गया जिस डायरेक्शन में मेरी फिंगर्स इंसर्कल्ड करेंगी वो देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। So according to right hand thumb rule, if you are holding a current carrying wire, imagine if you are holding a current carrying wire, so the thumb points the direction of current, and the direction in which our fingers are encircled will give the direction of magnetic field. ठीक है, तो ये रूल बनता भी कहाँ से, उसके लिए हम ये एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। आप देख रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट में मैंने जो है क्या कर रखा है, एक बैटरी ले रखी है जिससे मैं और एक करंट पास कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो वायर है स्ट्रेट वायर ये जा रहा है, अच्छा स्ट्रेट वायर को हम एक कार्डबोर्ड से पास कर रहे हैं। आप समझ लीजिए जैसे मेरे पास एक कार्डबोर्ड है, अब वो प्लास्टिक का भी कार्डबोर्ड हो सकता है, वुडन भी कार्डबोर्ड हो सकता है, उस कार्डबोर्ड को मैंने ले लिया है। अब इस कार्डबोर्ड पे मैंने कुछ आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर दिया है। अब जैसे ही मैंने स्विच को करूंगा ऑन, तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव एंड की तरफ फ्लो करेगा। तो अभी आप देख रहे हैं इस वायर में करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप राइट हैंड थंब रूल लगा लें, देख लें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो करंट जा रहा है डाउनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब होता क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है। अब जब यहाँ पे आप कार्डबोर्ड को टैप करते हैं, कार्डबोर्ड को आप टैप करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारी जो आयरन फिलिंग्स होती हैं वो एक सर्कुलर पैटर्न में क्या हो जाती हैं, अरेंज हो जाती है। जिससे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मिलती है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, करंट पास कर रहे हैं एक वायर में और इसके अराउंड हमारी आयरन फिलिंग्स रखी हैं, तो वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगी, और उस मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करने की वजह से ये आयरन फिलिंग सर्कुलर पैटर्न में अरेंज हो जाती है। अच्छा, आयरन फिलिंग्स का पैटर्न सिर्फ मुझे यही बताता है, सर्कुलर पैटर्न, कि मैग्नेटिक फील्ड का नेचर किसी एक स्ट्रेट वायर के अराउंड कैसा होता है, सर्कुलर होता है। ये बात क्लियर है सभी को, तो सर्कुलर नेचर होता है। लेकिन आप ये मुझसे पूछेंगे सर आपको कैसे पता चला कि करंट डाउनवर्ड जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। तो मैंने यहाँ पर एक रख दिया है मैग्नेटिक कंपास। जब मैं मैग्नेटिक कंपास इस पोजीशन पे रखता हूँ, ठीक है ना, मैग्नेटिक कंपास को मैंने इस पोजीशन पे रखा हुआ है, तो मेरे मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड शो कर रहा था। और जब मैंने यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास रखा तो अपवर्ड शो कर रहा है, यहाँ पे रखा तो लेफ्टवर्ड, और ऊपर में रख देता हूँ तो राइटवर्ड। तो आप देखें तो करंट के यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास की डायरेक्शन जो मिल रही है वो कैसे मिल रही है, क्लॉकवाइज। तो जब मैंने करंट भेजा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई है क्लॉकवाइज, और अगर मैं करंट की डायरेक्शन को क्या कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। इसका मतलब करंट अगर डाउनवर्ड आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हैं क्लॉकवाइज है, और अगर करंट अपवर्ड जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये हमारा एक ऑब्जर्वेशन यहाँ से मिलती है। तो आपने ये चीज ऑब्जर्व करी कि जब करंट डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज है, ठीक है ना, और अपवर्ड करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज है। एक्चुअल में ये जो बात है वो हमारा राइट हैंड थंब रूल ही बता रहा था, ठीक है ना। तो राइट हैंड थंब रूल कोई चीज नहीं है, मतलब कोई रूल आप देखो तो ये रूल कहाँ से निकला है, इसी एक्सपेरिमेंट से निकला, ठीक है ना। ये आप लोग के लिए ईज के लिए बनाया राइट हैंड थंब रूल कि आप इसको डायरेक्टली एग्जाम में अप्लाई कर पाओ। ठीक है, एक बार स्क्रीन को पॉज करके एक बार दोबारा देख लें, चेक कर लें, कोई अगर डाउट हो मुझे कमेंट में बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड हम निकालने जा रहे हैं ड्यू टू करंट इन अ लूप। अच्छा, पीछे वाले आर्टिकल में आप देख रहे थे कि हमने वहां पर एक स्ट्रेट वायर ले रखा और स्ट्रेट वायर में हम करंट पास कर रहे थे, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का नेचर कैसा था, सर्कुलर था। ये चीज अभी हमने पीछे वाले एक्सपेरिमेंट में प्रूव करी। लेकिन आप इस एक्सपेरिमेंट में देखें तो हमने आपकी कार्डबोर्ड सेम कार्डबोर्ड ले रखी है, लेकिन कार्डबोर्ड में हम एक पॉइंट पी से हम वायर को पास कर रहे हैं, ठीक है ना, और क्यू पॉइंट से वायर को वापस हम कॉइल के
इनटू द प्लेन भेज रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से आउटवर्ड निकल रही है वायर और यहाँ से इनटू द प्लेन जा रही है। तो यहाँ पे मैंने इस वायर को एक सर्कुलर शेप दे दिया। अब नीचे से मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, मान लिया पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल है, तो करंट पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव तरफ फ्लो करता हुआ जाएगा। मैंने इस पूरे पर आयरन फिलिंग स्प्रिंकल कर दिए, ठीक है। अब जैसे क्या होगा, करंट इस लूप में फ्लो करेगा, कॉइल में फ्लो करेगा, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और हमारी आयरन फिलिंग्स मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करने लगेंगी। तो जब आयरन फिलिंग्स मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगी तो वो सर्कुलर पैटर्न में क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगी। चलिए इसको प्लॉट करते हैं। करंट आप देख रहे हैं अपवर्ड जा रहा है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने बताया था, करंट अपवर्ड तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज। देख लिया यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। यहाँ पे करंट डाउनवर्ड जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज हो रही है। तो P और Q दोनों पर मैग्नेटिक फील्ड जो है उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप सिर्फ P से Q के बीच में अगर देखेंगे तो यहाँ पर सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे अपवर्ड जा रही है, इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपवर्ड जा रही है। सिर्फ P से Q के बीच में देखें और एकदम सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से अपवर्ड होगी। तो मैंने देखा P से Q के बीच में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है उनकी डायरेक्शन सेम आपको दिखाई दे रही है। और अगर आप यहाँ पर देखें अबव द प्लेन, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से आपको बाहर आती हुई, तो यहाँ से बाहर निकल रही है, तो घूमकर मैग्नेटिक फील्ड लाइन वापस नीचे तो जाएंगी जाएंगी, ठीक है ना, ऐसा हो रहा है। तो अगर आप इस लूप के अपवर्ड मतलब लूप के अबव देखें प्लेन पर, तो यहाँ पर आपको नॉर्थ मैग्नेटिक पोल दिखाई देगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से निकल रही है। और अगर आप इस तरफ देखेंगे तो ये साउथ पोल हमें दिखाई देगा। तो ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, क्योंकि फिर से एक बार देख लें, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से इमर्जिंग है, घूमकर वापस नीचे जा रही है, तो जहां से इमर्ज करती है वो नॉर्थ पोल होता है और जहां पर घूमकर वापस जा रही है वो आपका साउथ पोल होगा। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ लूप आपको दिखाई दे, ठीक है ना। एक बार जल्दी से रिकॉल कर लें, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं हमारा क्लॉक फेस रूल। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था, जो कि यूज होता था डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, ठीक है ना। इस चीज को आप बिल्कुल प्लॉट कर लेंगे, आप अपने माइंड में एक पिक्चर बना लें कि क्या क्या रूल्स हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं और वो रूल्स कहाँ पर एप्लीकेबल हो रहे हैं। तो पहला रूल हमने पढ़ा राइट हैंड थंब रूल, व्हिच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब हम क्लॉक फेस रूल की बारे में बात करने हैं। अब देख रहे हैं मैंने एक सर्कुलर लूप बना रखा है वायर का, ठीक है ना। इसको भी बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, सेल से कनेक्ट कर दिया, और इसको भी मैंने सेल से कनेक्ट, दोनों में मैंने टर्मिनल्स एक दूसरे के ऑपोजिट रखे हैं। आप इस पहले वाले लूप को अगर ध्यान दें तो करंट यहाँ पर चल रहा है किस तरीके से, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है। तो ध्यान रखें अगर किसी कंडक्टर के एंड में जो लूप है उसका शेप सर्कुलर है, ठीक है ना, तो और करंट कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, तो वो लूप बिहेव होगा साउथ पोल की तरह, इस तरह भी होगा साउथ पोल की तरह। बस ये साउथ पोल को दिखाने का मेरा एक तरीका है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख रहे हैं मैंने टर्मिनल रिवर्स कर दिए, तो करंट चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो वो एंड बिहेव होगा नॉर्थ पोल की, ठीक है। कंडक्टर के एंड में अगर करंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है, तो इट विल बी साउथ पोल, और कंडक्टर के एंड में करंट की डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज है देन इट विल बी नॉर्थ पोल। अब इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले तो एक एक्सपेरिमेंट है वो देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने एक अरेंजमेंट जो ले रखा है, उस अरेंजमेंट को हम सोलेनॉइड बोलते हैं। फॉर सपोज ये मेरे पास स्टाइलस ही आप देख रहे हैं मेरे पास है, मैंने एक वायर ले रखा है, इस वायर को इस पर्टिकुलर स्टाइलस पे बाइंड कर दिया और ले जाकर मैंने क्या कर दिया, उसको एक सेल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा जैसे ही मैं मूवमेंट में स्विच ऑन करूंगा करंट फ्लो करेगा, करंट से आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो ये स्टाइलस मेरा एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। लेकिन जैसे ही मैं करंट को ऑफ कर दूंगा इसकी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी भी, लेकिन एक काम करते हैं, मैं इस कोर को हटा देते हैं। अब मैं एक ऐसी कोर ला रहा हूं जो मैग्नेटिज्म को एक्वायर कर ले इवन व्हेन करंट आपने ऑफ कर दिया है तब भी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर एक सॉफ्ट आयरन की कोर लेकर आ रहा हूँ, मैंने सॉफ्ट आयरन कोर लगाया और उसके ऊपर फिर वायर को लैमिनेट वाइंड किया सॉरी, और ले जाकर हमने उसको कनेक्ट कर दिया सेल से। अब मैं जब स्विच को ऑन करूंगा तो करंट इस वायर में फ्लो करेगा, करंट से प्रोड्यूस होगी मैग्नेटिक फील्ड। अब आप स्विच ऑफ कर दोगे तब भी इसमें मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी रह जाएगी, क्यों, क्योंकि सॉफ्ट आयरन जो होता है उसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी हाई होती है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी हाई होने से क्या मतलब है कि ये मैग्नेटिज्म को स्ट्रांगली एक्वायर करता है, इसलिए मैं सॉफ्ट आयरन ले लूंगा, ठीक है ना। तो आप बीच में कोर एक पड़ी हुई है, यहाँ पे इस डायग्राम में नहीं दिखाई दे रही, लेकिन बीच में एक कोर है जिसके ऊपर हम लोग ने वायर को क्या कर रखा है, बाइंड कर रखा है। अब इस तरफ से करंट आ रहा है और इस तरफ से करंट लीव कर रहा है, तो इसमें जब करंट फ्लो करेगा तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। तो इन मैग्नेट्स को हम लोग बेसिकली क्या बोलते थे, टेम्परेरी मैग्नेट्स बोलते थे, और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर इसको आप सोलेनॉइड क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। जब भी आप एक ऐसी कोर लो
जिसकी लेंथ उसके एरिया के कंपैरिजन में क्या हो, बहुत ज्यादा हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स इस तरीके से बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो उस अरेंजमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, सोलेनोइड बोल रहे हैं। तो ये अरेंजमेंट क्या हो गया, एक सोलेनोइड हो गया। अब सोलेनोइड का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो आप देख रहे हैं पॉजिटिव से करंट इंटर करेगा और नेगेटिव से करंट वापस पहुंचेगा, ठीक है। ये एक एंड ए नाम ले लेते हैं, ये एक एंड बी नाम ले लेते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो ए एंड को आप देखें, तो करंट यहाँ पर आप चेक करके मुझे बताइए कि करंट के फ्लो की वजह से ये एंड ए कौन सा टर्मिनल हो जाएगा, यानी कौन सा पोल हो जाएगा मैग्नेटिक, और ये एंड बी कौन सा मैग्नेटिक पोल हो जाएगा। स्क्रीन को पॉज करके सोचे, जो मैंने क्लॉकवाइज रूल बताया उसको यहाँ पर आप अप्लाई करें। स्क्रीन को पॉज करके तब सोचे इस बात को। चलिए फिर आंसर इसका देखते हैं। आप अगर देखें ए एंड को, तो ए एंड पे जो करंट है वो आपका पीछे से एंटर कर रहा है और इस तरफ से आगे लीव करता हुआ करंट आगे जा रहा है। तो अगर करंट पीछे से एंटर कर रहा है तो इस चीज को आप ऐसे बनाकर देखिए कि करंट यहां से एंटर करते हुए ऐसे जा रहा है, तो ये करंट की डायरेक्शन क्या हो गई है, इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये करंट एंटी कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। तो अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। अब इस एंड की बात करें, इस एंड में करंट पीछे जाकर ऐसे उतर रहा है, तो आप इस एंड को कभी भी ऐसे नहीं देखेंगे, आप हमेशा अपने तरफ पॉइंट करेंगे और तब देखेंगे। अब करंट देखें, आप ऐसे उतर रहा है, ठीक है ना, देख रहे हैं ना, पीछे से आगे की तरफ ऐसे आ रहा है, तो करंट ऐसे उतर रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड में कह रहा हूं, करंट की डायरेक्शन हो गई है एंटी क्लॉकवाइज। और क्योंकि करंट की डायरेक्शन अब एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये पोल बिहेव करेगा नॉर्थ की तरफ। वैसे भी अगर आप एक टर्मिनल सही निकाल लेते हो, वो टर्मिनल अगर साउथ है तो दूसरा ऑटोमेटिकली नॉर्थ होगा, ठीक है ना। और अगर इधर वाला टर्मिनल आपका साउथ हो जाता है तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली साउथ आता है, सॉरी नॉर्थ आएगा, तो इधर वाला साउथ हो जाएगा। तो चलिए एक डायग्राम आपको मैं और देता हूं, इसको भी बनाकर आप देखिए। बताइए मुझे इसमें एंड ए पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सॉरी मैग्नेटिक कौन सा पोल। अब पॉजिटिव करंट ऑन करूंगा, यहां से करंट एंटर करेगा, इधर से करंट दोबारा लीव करेगा, ठीक है ना। अभी करंट आप देख रहे हैं एंड ए की तरफ आगे से पीछे की तरफ जा रहा है, आगे से पीछे की तरफ, ये देख रहे हैं ऐसे। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये पोल हो गया नॉर्थ एंड देन इट विल बी ऑटोमेटिकली साउथ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्लॉक फेस रूल को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक पोल को डिटरमाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो इन सब प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़िए। देखिए एक्चुअल में जो चैप्टर है वो 3 पार्ट्स में है, ठीक है ना। हमने एक पार्ट अभी आपको कवर किया, मैंने ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट और उससे रिलेटेड मैग्नेटिज्म के जो टॉपिक थे, मैग्नेटिक फील्ड थी, वो हमने समझा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे इस चैप्टर के सेकेंड हाफ पे। सेकेंड हाफ हमारा बात करता है फोर्स के बारे में, ठीक है। फोर्स जो आप बात करने आ रहे हैं, ये फोर्स वाला एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में एक साइंटिस्ट है लॉरेंट्ज, उन्होंने बताया था। तो जिसको इस आर्टिकल को हम लॉरेंट्ज फोर्स भी बोलते हैं। तो लॉरेंट्ज का कहना यह था कि अगर किसी क्लोज्ड सर्किट में आप करंट फ्लो करा रहे हो, ठीक है ना, और उस करंट कैरिंग वायर को आप रख दे रहे हो मैग्नेटिक फील्ड में। कैसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, मान लो इधर नॉर्थ पोल है और इधर क्या है, साउथ पोल है। अच्छा, इस वायर में करंट नहीं आता है तो ये कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है, लेकिन जैसे ही करंट आप इस वायर में फ्लो कराते हो तो यहाँ पर ये करंट फ्लो करेगा और ये करंट कैरिंग वायर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कैसे, आप देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ निकल कर जाती है, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, विच इज नॉर्थ टू साउथ, और करंट हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर करंट कैरिंग वायर को आप एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, तो लॉरेंट्ज ने ये बताया कि वो करंट कैरिंग वायर एक्सपीरियंस करेगा फोर्स। और इस फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए हम जो रूल पढ़ते हैं वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। पहले फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को समझ लेते हैं और उसके बाद हम उसको उधर डायग्राम में अप्लाई करते हैं, ठीक है, पीछे वाले डायग्राम में। तो चलते हैं, अभी सभी लोग अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से स्ट्रेच कर लेते हैं कि आपका ये थंब, ये फोर फिंगर और ये सेंट्रल फिंगर तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना। जब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो बहुत सिंपल सा आप रूल लगा लो, FBI। FBI, FBI का नाम सुना है आपने, फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, लेकिन यहाँ पे F से फेडरल नहीं है, यहाँ पे F से फोर्स है, B से मैग्नेटिक फील्ड है, I से क्या है, करंट है। तो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम अप्लाई कहां पर करते हैं, हमें करंट की डायरेक्शन पता होती है और हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता होती है। थंब से हम निकाल लेते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स या फिर मोशन ऑफ कंडक्टर भी आप कह सकते हैं। तो थंब आपका इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर या फिर मोशन ऑफ कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन हमें पहले से पता होती है। तो अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन पता है तो आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को यूज करके डायरेक्शन ऑफ फोर्स या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर निकाल सकते हैं। चलते हैं, इसी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को पीछे वाले आर्टिकल में हम अपने अप्लाई करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जा रही है। सबसे पहले मैंने इस फिंगर को अपनी फिक्स कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जा रही है, येलो लाइन से मैंने बना रखा है, आप देख लो।
ठीक है ना। अच्छा, करंट की बात करें और मैं अपने बोर्ड के रिस्पेक्ट में सोचूं तो करंट अपवर्ड जा रहा है, तो मुझे इस करंट वाली फिंगर को अपवर्ड करना पड़ेगा बिना इस फिंगर को चेंज किए हुए। तो इसको यहीं पर मैं स्टिल रखूंगा, इसको मैं करंट की डायरेक्शन क्या कर देना, अपवर्ड कर देना। तो आप देख रहे हैं जब मैं ऐसे कर रहा हूं मेरा थंब कहां जा रहा है, इनटू दी प्लेन जा रहा है। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो इनटू दी प्लेन लगेगा। तो इस तरीके से आप यहां पर मैग्नेटिक फोर्स को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। सेम मैनर में इस डायग्राम में आप देखो यही लॉरेंट्ज का पूरा अरेंजमेंट था। आप देख रहे हैं ये एक वायर है, इस वायर को मैं इस रॉड पर से लेकर जा रहा हूं और इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर, और इस वायर को मैंने सस्पेंड कर रखा है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है ना। जैसे आपने करंट फ्लो किया, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, और ये करंट कैरिंग वायर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, आप देख रहे हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड होगी नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ है। तो करंट अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और ये करंट फ्लो कर रहा है इस वायर में, तो अभी बताया मैंने कि जब भी आप एक करंट कैरिंग वायर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो एक्सपीरियंस करता है फोर्स, जिस फोर्स के डायरेक्शन को हम किससे निकालते हैं, फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि सर ये आप मुझे ये बता दिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो आप कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर है तो उससे फोर्स एक्सपीरियंस क्या है, ये फोर्स मैक्सिमम कब हो सकता है या मिनिमम कब हो सकता है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो साइंटिस्ट लॉरेंट्ज का ये कहना था कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो डिपेंड करता है तीन चीजों पर, ठीक है ना। कितनी चीजों पर डिपेंड कर रहा है, तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले अगर बात करें तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पर, डिपेंड करता है करंट पर, डिपेंड करता है कंडक्टर की लेंथ पर, और डिपेंड करता है साइन एंगल ऑफ थीटा पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो इन्हीं चारों फैक्टर्स को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो कंबाइन करने पे हमारा जो फॉर्मूला आ जाएगा F इज इक्वल्स टू आ जाएगा BIL साइन थीटा। मतलब अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हो तो मैग्नेटिक फोर्स भी बढ़ेगा, करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ाओगे उस वायर में तो मैग्नेटिक फोर्स भी बढ़ेगा, कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड करेगा, और साइन थीटा यहाँ पे लगा। ये साइन थीटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अभी आप देख रहे थे जो पिछला वाला डायग्राम मैंने बनाया था तो उसमें इस तरफ था नॉर्थ पोल और इधर था साउथ पोल, ये आपका करंट कैरिंग वायर था, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ थी। अगर आप देखें तो मैग्नेटिक फील्ड और ये जो करंट कैरिंग वायर है इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। थीटा आप 90 रखोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है विच इज मैक्सिमम, तो थीटा 90 डिग्री रखने पर फोर्स आपका मैक्सिमम हो जाएगा। एंड इसका मतलब अगर थीटा 0 डिग्री आप रख देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, मिनिमम, यानी 0 हो जाएगा, बिकॉज साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो इससे बहुत एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मुझे मिल रहा है इस वाले पॉइंट से कि अगर करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हुआ तो एंगल बनेगा 0 डिग्री, तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इसका मतलब करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम तब एक्सपीरियंस करेगा जब एंगल 90 डिग्री होगा और मिनिमम फोर्स के लिए 0 डिग्री होगा। तो ये दो एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ से हमारे निकल कर आते हैं। अच्छा, इसी फॉर्मूले को आप स्क्रीन को पॉज करके आप ये अगर नोट करना हो तो आप ये नोट कर सकते हैं जल्दी से। अच्छा, इसी फॉर्मूले में अगर हम लोग देखें यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालें तो वो जाएगा F/IL साइन थीटा हो जाएगा। यूनिट अगर निकाल लेते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड की तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट हो जाएगी फोर्स के यूनिट न्यूटन, करंट के इज एम्पियर इनवर्स, लेंथ के इज मीटर इनवर्स, या फिर इसको हम लोग लिख लेते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी हम लिखते हैं, या फिर हम इसको टेस्ला भी लिख सकते हैं। टेस्ला को डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, टेस्ला साइंटिस्ट का नेम है निकोला टेस्ला, उनके नेम पर ये यूनिट है। तो मैग्नेटिक फील्ड की ये तीन स्पेसिफिक यूनिट हो सकती है, मैंने SI यूनिट्स लिखी, ठीक है। मैंने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपको बता दिया कैसे अप्लाई करना है। फिर ध्यान रखें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तभी यूज होगा जब हम लोग को डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालनी होगी या फिर मोशन ऑफ कंडक्टर। तो इसी मोशन ऑफ कंडक्टर से हमारा एक टॉपिक रिलेटेड है विच इज डीसी मोटर। तो डीसी मोटर, आप सभी के घर में मोटर लगा हुआ है, मोटर बेसिकली हमारा वाटर को पंप करने के लिए हम यूज करते हैं। तो मोटर के बारे में अगर हम बात करें तो मोटर को ऑन करने के लिए आप सबसे पहले एक काम करते हो, आप स्विच को ऑन करते हो तो मोटर में आती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना, और उसके इंटर्न वो आपको क्या करता है, वाटर को पंप करके ऊपर आपको देता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो किस में चेंज कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी। तो मोटर का सबसे पहली बात तो एनर्जी कन्वर्जन क्या हो गया, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रिकल को कन्वर्ट करके मैकेनिकल कैसे बना रहा है उस चीज को हम लोग इस पर्टिकुलर डायग्राम से समझ। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर एक हॉर्स शू मैग्नेट ले रखा है, ठीक है ना, जिसका ये एक नॉर्थ और ये एक साउथ पोल आपको मैंने दिखा रखे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को प्लॉट करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है ना। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने एक आर्मेचर ले रखा है ABCD, मैंने एक कॉइल ले रखी है, ये आर्मेचर मैंने दिखा रखा है, और इस ABCD कॉइल को मैंने क्या कर रखा है, बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है ना।
इस ए एंड को मैंने एक स्प्लिट रिंग S1 से कनेक्ट कर रखा है, जो कि एक कार्बन ब्रश B1 से हेल्ड होगा, B1 से हेल्ड होगा। इस डायग्राम में कार्बन ब्रश बना नहीं है, लेकिन बनाना जरूरी है, कार्बन ब्रश लगा होगा। दूसरा कार्बन ब्रश B2 लगा होगा और B2 का टर्मिनल आकर किससे कनेक्टेड होगा, प्लस से, और B1 को मैंने कनेक्ट कर रखा है माइनस से। तो एट द मोमेंट जैसे आप स्विच को ऑन करेंगे, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में क्या करेगा, फ्लो करेगा। इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है। अब आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन, और यहाँ पे हम इस कॉइल में करंट को फ्लो करा रहे हैं। तो जब भी हम एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो आपको पता है वो एक्सपीरियंस करता है फोर्स। यही डीसी मोटर का हमारे प्रिंसिपल है। जो लॉरेंट्ज ने बताया था फोर्स का फंडा, वही आपका डीसी मोटर का एक्चुअल में क्या है, प्रिंसिपल है। व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, देन इट विल एक्सपीरियंस फोर्स, ठीक है ना। और फोर्स को एक्सपीरियंस करने की वजह से वहां पर आपको मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। अब देखते हैं फोर्सेस कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। फोर्सेस की डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा रूल लगाते हैं, आप सोच लें अपने माइंड में। तो हम लोग, मैंने बताया आपको, फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए आप लगाते हैं फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल जैसे मैंने बताया था वैसे ही अप्लाई करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फिक्स कर देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड जा रही है नॉर्थ साउथ इस तरफ। अच्छा, अगर मैं इस टर्मिनल AB को देखूं, तो आप AB में देखिए करंट इधर जा रहा है, AB में, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, AB में करंट नीचे को आ रहा है। तो AB पे फोर्स कहाँ हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये जो बना रखा है, फोर्स की डायरेक्शन बना रखी है जो प्लेन के आउटवर्ड है, ठीक है। मेरे प्लेन ऑफ बोर्ड है, आपका प्लेन ऑफ पेपर होगा एग्जाम में, तो इस प्लेन ऑफ पेपर के क्या है, आउटवर्ड है। अच्छा, अगर हम यहाँ CD की बात करें, CD फेज में, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए भी इधर ही जा रही है, लेकिन करंट कहाँ जा रहा है आप देख रहे हैं, ऊपर जा रहा है CD में। तो करंट को मैं देख रहे हैं आप ऊपर बना दे रहे हैं। अल्टीमेटली मेरा थंब कहाँ हो गया, इनटू द प्लेन हो गया। तो इनटू द प्लेन मतलब फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, डाउनवर्ड एक्सपीरियंस करेगा। अब बिल्कुल आराम से फ्री स्क्रीन को पॉज करके आप चेक करें कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैसे अप्लाई होगा, अप्लाई करें, तब इस चीज को चेक करें। वापस मेरी वीडियो को देखें और उस पर इस चीज को चेक करें कैसे फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरफ जो CD तरफ फोर्स है वो डाउनवर्ड है, और AB तरफ फोर्स क्या है, अपवर्ड है। तो एक तरफ फोर्स डाउनवर्ड है, एक तरफ फोर्स अपवर्ड है। ये मेरी कॉइल है, इस तरफ फोर्स अपवर्ड है, इधर फोर्स डाउनवर्ड है। तो ये मेरी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगी, रोटेट करेगी, और जब ये रोटेट करेगी तो क्या बनेगी, मैकेनिकल एनर्जी बनेगी। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ देर बाद क्या होगा कि जो CD होगा वो आपका आ जाएगा वर्टिकल प्लेन पे ऊपर, सॉरी, CD चला जाएगा वर्टिकल प्लेन के नीचे और AB आ जाएगा वर्टिकल प्लेन पे ऊपर। अच्छा, होता क्या है, जब ये ABCD मूव करते हैं तो ये स्प्लिट रिंग S1 S2 भी मूव करेंगे। S2 आ जाएगा यहाँ पर नीचे, ये S2 है आपका, और S1 आ जाएगा ऊपर। उस टाइम में S1 और S2 इन कार्बन ब्रशेस B1 B2 को टच नहीं कर रहे होंगे। आप समझे, मैं थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये एक एंड A है, तो ये इसकी रिंग आ गई है ऊपर, ठीक है ना, और ये एंड आपका नीचे वाला है, इसकी रिंग आ जाएगी नीचे, स्प्लिट रिंग, ठीक है। अब जब ये वर्टिकली हेल्ड होंगे तो ये कार्बन ब्रश B1 और कार्बन ब्रश B2 को टच नहीं कर रहे होंगे, और जब ये कार्बन ब्रशेस को टच नहीं कर रहे होंगे तो करंट आपका यहाँ पर फ्लो नहीं करेगा, करंट इस सर्किट में, कॉइल में आ ही नहीं पाएगा, और जब करंट कॉइल में आएगा नहीं तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो करंट कॉइल में आया नहीं तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन, यानी आपका मैकेनिकल फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। लेकिन फिर वही बात है, अगर आप इनर्शिया ऑफ मोशन का कंसेप्ट देखें न्यूटन्स के लॉ का, तो क्योंकि पहले जब करंट आया था तो इधर और इधर फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, वो रोटेट कर रहा था, तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन AB कॉइल फोर्स एक्सपीरियंस करने से CD की जगह पे आ जाएगी और CD आ जाएगा AB की जगह पर। तो सेम डायग्राम को मैं आपको इधर प्लॉट करके दिखा रहा हूँ कि जब कॉइल की डायरेक्शन क्या कर गई है, रिवर्स कर गई। ये देख रहे हैं आप, कॉइल है, अब आ गया है CD इस तरफ और AB पहुंच गया है उस तरफ। अच्छा, जो D वाला एंड था वो कनेक्टेड था S2 स्प्लिट रिंग से, तो ये S2 से कनेक्टेड है। ये वाला एंड था वो कनेक्टेड था S1 स्प्लिट रिंग से, वो इधर आ चुका है। इधर कार्बन ब्रश B1 और इधर कार्बन ब्रश, एंड हियर इट इज नॉर्थ पोल, इट इज साउथ पोल। वापस हम चलते हैं, इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। अब क्योंकि S1 और S2 इन कार्बन ब्रशेस B1 B2 को टच कर रहे हैं तो करंट फ्लो करेगा। जैसे आप स्विच ऑन करेंगे, करंट फिर से वैसे ही पॉजिटिव से नेगेटिव एंड की तरफ फ्लो करेगा। चलते हैं, करंट की डायरेक्शन को हम बना लेते हैं इसमें। तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा। फिर से आप फ्लेमिंग से लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे CD प्लेन पर, तो आप मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं इधर जा रहा है, करंट नीचे आ रहा है, तो फोर्स यहाँ पर आउटवर्ड होगा, फोर्स आउटवर्ड हो गया फिर से। और यहाँ पर अगर बात करें, बस करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना है, फोर्स इनवर्ड हो गया, ठीक है ना। तो फिर से ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फिर से ये कॉइल हमारी ऊपर जाएगी और ये कहाँ आएगी, नीचे आएगी।
तो बार बार इस तरीके से रोटेशन होता रहेगा और फोर्स बनता रहेगा जब तक करंट आएगा तब तक। तो करंट आने से मैकेनिकल फोर्स बन रहे हैं, यही था आपका डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल। अच्छा, डीसी मोटर में बेसिकली अगर आप देखें तो पहले करंट की डायरेक्शन जो कॉइल में थी वो आप देखें ए बी में थी बी टू ए और सी डी में थी डी टू सी। मैं इस बात को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बी टू ए एंड डी टू सी थी। लेकिन अगर आप इस अरेंजमेंट में देखें, सी डी में अब करंट की जो डायरेक्शन हो गई है वो सी टू डी हो गई और ए बी में करंट की डायरेक्शन ए टू बी हो गई। तो क्या करंट की डायरेक्शन पहले बी टू ए थी अब ए टू बी हो गई है, पहले डी टू सी थी अब सी टू डी हो गई है। तो क्या करंट की डायरेक्शन कॉइल में रिवर्स कर गई है? हाँ बिल्कुल, करंट की डायरेक्शन कॉइल में रिवर्स कर गई है, तभी तो यहाँ पर टर्मिनल जस्ट वहां पे रिवर्स हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि करंट के डायरेक्शन को कॉइल में रिवर्स किया जा रहा है और इसका एक्चुअल में ये रोल कर कौन रहा है? ये कर रहा है हमारा स्प्लिट रिंग। इसीलिए स्प्लिट रिंग को हम लोग कम्यूटेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर। तो स्प्लिट रिंग का एक फंक्शन आता भी एग्जाम में कि स्प्लिट रिंग आपकी यूज कर रहे हैं। तो स्प्लिट रिंग इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन या टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दी कॉइल। आई होप आप लोग को डीसी मोटर क्लियर होगा। और आपके और भी डाउट होते हैं तो मुझे बताएंगे डीसी मोटर से रिलेटेड। अब हम लोग ने अब चैप्टर का पार्ट बी भी फिनिश कर लिया जो कि बेस्ड था फोर्स पे। अब हम लोग अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है ना? अच्छा, बुक में आप जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो डायरेक्टली ईएमआई के बारे में बात करते हैं। वो एक बेसिक कंसेप्ट जो है वो नहीं बताया जाता है क्लास 10 वाले बच्चों को। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेस जरूर स्ट्रॉन्ग किया जाए कि मैग्नेटिक ईएमआई का कंसेप्ट आता कहाँ है? वो आता है मैग्नेटिक फ्लक्स से। तो हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स की पहले बारे में बात करेंगे। ठीक है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो जैसे आप देखें ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। मैग्नेट के नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, आप चेक कर रहे हैं, और जाएंगी सब घूम के किस तरफ? साउथ की तरफ। तो सबको जाना ही जाना। मैंने सामने एक कॉइल ले रखी है जिसको मैंने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है ना? आप देख रहे हैं कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको लिंक करके कॉइल को पास हो रही है। अच्छा, अगर आप इस सेम कॉइल को आप इस मैग्नेट के पास ले आओगे तो आप देख रहे हैं अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिंकेजेस क्या हो रहे हैं? ज्यादा हो रहे हैं। पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिंकेजेस क्या हो रहे थे? कम हो रहे थे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग डिनोट करते हैं phi से। ये क्या होता है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितने एरिया को लिंक्ड कर रही हैं, उसे हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है phi इज इक्वल्स टू BA cos थीटा। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड और एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करेगा, थीटा पर भी, कि कितना एंगल है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। अब ध्यान दें, मैं एरिया नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एरिया वेक्टर। ठीक है ना? मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर हम प्लेन की भी डायरेक्शन देखेंगे कि उस कॉइल की प्लेन की डायरेक्शन क्या है, और प्लेन की डायरेक्शन को हम एरिया वेक्टर बोल रहे हैं, तो हम एरिया वेक्टर बोलेंगे। ठीक है ना? अच्छा, किसी भी सरफेस की आपको डायरेक्शन निकालना हो, फॉर सपोज मुझे इस बोर्ड की, ये जो आप प्लेन ऑफ बोर्ड देख रहे हो, इसकी ही मुझे डायरेक्शन निकालनी हो, तो इस पे हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, ऐसा परपेंडिकुलर जो आउटवर्ड पॉइंट कर रहा हूं। ठीक है ना? तो इस प्लेन ऑफ बोर्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड मिलेगी। ठीक है ना? आप सेम मैनर में मैं एक बॉटल का भी बता देता हूँ एग्जाम्पल लेकर, पानी पी लेता हूँ। ठीक है? देखते हैं इस बॉटल के एग्जाम्पल लेते हैं। इस बॉटल में अगर आप देखें तो इसके एक फेस आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, एक फेस नीचे, और ये सर्कुलर कर्व फेस दिखाई दे रहा होगा। तो इस प्लेन पे डायरेक्शन निकालनी होगी तो मैं इस पे ड्रॉ करूंगा परपेंडिकुलर पॉइंटिंग आउटवर्ड। ये देगा एरिया की डायरेक्शन, यहाँ पर एरिया की डायरेक्शन ऐसे बाहर को मिलेगी, इस तरफ इधर को मिलेगी। अच्छा, नीचे की बात करेंगे तो नीचे मिलेगी डाउनवर्ड। तो आप सिंपल है, सरफेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, पॉइंटिंग आउटवर्ड, वो दे देगा एरिया की डायरेक्शन। ठीक है? एरिया के डायरेक्शन को हम कैसे अप्लाई करने जा रहे हैं वो देखते हैं। तो मैंने बताया मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड पे, एरिया पर और ओरिएंटेशन पे। जैसे ये डायग्राम आप देखें तो आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इस प्लेन के परपेंडिकुलर, और इस प्लेन पर जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो इसकी डायरेक्शन दे रहा है। एन कैप से हमने डायरेक्शन को डिनोट किया। वेक्टर में डायरेक्शन किसी प्लेन की दिखाने के लिए हम एन कैप यूज करते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन अगर आप देखें एरिया की, वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो थीटा हो जाएगा 0। तो कॉस 0 की वैल्यू आपको पता होती है 1 होती है, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होना ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसलिए मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा, यानी मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स। अब आप देखें ये प्लेन है, ठीक है ना, ऐसे रखा हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड इसी की पैरेलल जा रही है। तो आप इस प्लेन पे एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ऐसे परपेंडिकुलर बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरफ है, लेकिन एरिया वेक्टर ऊपर को बन रहा है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, और cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0। तो फ्लक्स भी हमारा क्या हो रहेगा? 0। लेकिन अगर आप प्लेन को किसी एंगल पर रखेंगे तो वो थीटा बनाएगा एंगल, इसीलिए उसका फॉर्मूला क्या रहेगा फ्लक्स का? BA cos थीटा हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ से आपको मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट भी बता दूं
तो मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करें तो यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, यूनिट आ जाएगी वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट वेबर होती है। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स वाला टॉपिक हमारा ईएमआई टॉपिक से कैसे रिलेटेड है, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है ईएमआई प्रिंसिपल को समझने के लिए। अच्छा, ईएमआई का जो प्रिंसिपल था वो, इस प्रिंसिपल आप कह दो या लॉ कह दो, वो बेस्ड था माइकल फैराडे के एक्सपेरिमेंट। तो माइकल फैराडे एक्चुअल क्या कर रहे थे, वो ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट का कन्वर्स सोच रहे थे कि क्या कन्वर्स पॉसिबल है। अच्छा, अब अगर आप अभी आज का पहला टॉपिक ध्यान करें तो मैंने ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट आपको बताया था। क्या था कि अगर किसी क्लोज सर्किट में आप करंट पास करेंगे तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, यानी करंट प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो माइकल फैराडे सोच रहे थे क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस हो सकती है। तो इसी बात को आप स्टूडेंट्स को समझाने के लिए कई तरीके से स्टोरीज बना के बताया जाता है। तो मैं भी उसी तरीके की स्टोरी बता देता हूँ आपको कि माइकल फैराडे सोच रहे थे कि क्या करंट से मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस हो सकता है। तो इन्होंने पूरा अपने घर में एक सेटअप बनाया, ठीक है ना। कॉइल ले रखी थी, जैसे अभी आपने कॉइल डीसी मोटर में देखा, और उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ठीक है ना। और उस कॉइल को उन्होंने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। अभी यहाँ पे क्योंकि हम करंट ऑब्टेन करना चाह रहे हैं तो बैटरी नहीं कनेक्ट करेंगे, हमने उसको गैल्वेनोमीटर से कॉइल को कनेक्ट करके, ठीक है ना। तो काफी दिन तक ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनको करंट नहीं मिलता। एक दिन जो है अपने पूरे एक्सपेरिमेंट से बोर हो जाने के बाद इन्होंने सोचा एक काम करते हैं, जब कुछ मिल ही नहीं रहा, ऑब्टेन ही नहीं हो रहा, तो उसको हटाओ, ठीक है ना। तो इसको जब हटाने लगे या फेंकने लगे तो इनका क्या हो गया, मैग्नेट वहां पे मोशन में आ गया, ठीक है ना। मैग्नेट क्या हुआ, जैसे क्या टेबल जिसपे सेटअप बना रखा था उस टेबल को उन्होंने उठा के फेंका। तो जब फेंका तो इनका मैग्नेट क्या हुआ, मोशन में आ गया, और उस वजह से क्या हुआ, इनकी नजर पड़ गई गैल्वेनोमीटर पे। गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर में आया डिफ्लेक्शन, ठीक है ना। फिर उसके बाद इन्होंने दोबारा सेटअप पूरा बनाया, और सेटअप बना के दोबारा इस चीज को चेक किया, तो ये देखा कि मैग्नेट को या कॉइल को जब हम मोशन करा रहे थे तो बार बार गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा था। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर आप मैग्नेट और कॉइल के बीच में मोशन करते हो तो एक्चुअल में किस चीज फिजिकल क्वांटिटी में चेंज आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल ये वाला मेरा डायग्राम है। आप देखिए, अभी जब ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड से बहुत दूर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत कम इससे लिंक कर रही है। लेकिन जब आप इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के पास लाएं तो यहाँ पे लिंकेजेस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही है वो ज्यादा लिंक कर रही है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में मैग्नेट को कॉइल के पास ले जाओ या दूर ले जाओ तो जितने फ्लक्स लिंकेजेस हो रहे हैं उनमें चेंज आएगा। अगर कॉइल को मैग्नेट के पास लाओ या दूर ले जाओ तो भी फ्लक्स में चेंज आएगा। अगर प्लेन ऑफ कॉइल जो एरिया है उसको चेंज करो तो भी फ्लक्स में चेंज आएगा, और ओरिएंटेशन चेंज करने से भी फ्लक्स में चेंज आता है। तो माइकल फैराडे ने यह ऑब्जर्व किया कि हम जब मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन करते हैं तो एक्चुअल में फ्लक्स में चेंज आता है, और फ्लक्स में चेंज आने की वजह से हमारा वहां पर क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, यानी उस कॉइल के दो एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और जब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो आपको पता है करंट फ्लो करने लगेगा, तो करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। ये चीज तभी तक पॉसिबल है, यानी इंड्यूस करंट तब तक बनेगा जब तक हमारा मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। इसका मतलब मैग्नेट और कॉइल के बीच में मोशन करने की वजह से फ्लक्स में चेंज आएगा तब तक, यानी जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तब तब सर्किट में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है ना। और ईएमएफ इंड्यूस्ड होने से आपको क्या मिलेगा, इंड्यूस्ड करंट। यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल है, ठीक है ना। अब आप इसी एक्सपेरिमेंट को आप देखें, जैसे आप देख रहे हैं एक मैग्नेट को मैंने कुछ डिस्टेंस पर इस कॉइल से रखा हुआ है, ठीक है ना। दिस इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अभी आप क्या देख रहे हो कि मैग्नेट रेस्ट में, V0 यानी मैग्नेट अभी रेस्ट में। अब आप देख रहे हो मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और वो हमारे इस कॉइल से पास हो रही होंगी, लेकिन लिंक तो कर रही हैं। ये मेरा मैग्नेट मोशन तो नहीं कर रहा है ना, कॉइल मोशन कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, बिल्कुल लिंक कर रही है। फ्लक्स भी, मैग्नेटिक फ्लक्स भी जनरेट हो रहा है, लेकिन क्या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैग्नेट और कॉइल के बीच में मोशन नहीं हो रहा। लेकिन इसी डायग्राम में आप देखें तो मैं इस मैग्नेट को पास लेकर जा रहा हूं। जब मैं v वेलोसिटी से पास लेकर जा रहा हूं तो मैग्नेटिक फ्लक्स से लिंकेजेस चेंज हो रहा है। आप देख रहे हैं लिंकेजेस चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है। अच्छा, जब चेंज नहीं आया तो अमीटर में नो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर में। लेकिन जब हम मैग्नेट को पास लेकर गए तो यहाँ हमारे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आने। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है मुझे बात कि जब मैग्नेट और कॉइल के बीच में आप मोशन करोगे तो ही फ्लक्स में चेंज आएगा और तो ही ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। अब आप इस एक्सपेरिमेंट को देखो, तो हम मैग्नेट को पास लेके जा रहे हैं तो यहाँ पर ईएमएफ क्या हो गया, इंड्यूस्ड हो गया। अब आप एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर हम मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इस एंड ए की तरफ लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक नॉर्थ जनरेट होगा, और अगर इधर नॉर्थ है तो इस तरफ क्या जनरेट हो जाएगा, साउथ जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों,
इसको हम एक्चुअल में माइकल फैराडे के दो लॉ थे, इसको हम सेकंड लॉ से समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी लेटर ऑन हमें आगे देखना है। अभी हम बेसिक चीज ध्यान रख लेते हैं कि जब हम पास में लेकर आ रहे हैं तो नॉर्थ की वजह से यहाँ नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ साउथ पोल। अब आप सोचेंगे कि सर मान लिए मैं यहाँ पर साउथ पोल लेकर आऊं तो साउथ की वजह से यहाँ साउथ पोल और इधर क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा, ठीक है ना। एक्चुअल में माइकल फैराडे के दो लॉ थे, एक था फर्स्ट लॉ, ठीक है ना, एक था सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ हमारी इसी बात को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है ना। क्या कह रहा है सेकंड लॉ कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये जो इंड्यूस करंट यहाँ पर कॉइल में जनरेट होता है वो अपने ही कॉज को अपोज करता है जिसने उसको प्रोड्यूस किया है। इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस करंट जो भी जनरेट हो रहा है वो अपने ही कॉज को अपोज करता है जिसने उसको प्रोड्यूस किया है। क्या मतलब है इसका, वापस पर्टिकुलर में अप्लाई करते हैं हम लोग। तो आप देख रहे हैं कि जब मैं मैग्नेटिक को रेस्ट में रखा था तो कोई चेंज नहीं था, लेकिन अब मैं मैग्नेट का नॉर्थ पोल पास लेकर आ रहा हूँ, ठीक है ना। फ्लक्स के लिंकेजेस होने लगेंगे, यहाँ पे इंड्यूस करंट बनेगा। लेकिन मैंने भी बताया कि जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है या इंड्यूस करंट होता है वो अपने कॉज को अपोज करता है। तो अपोज करने के लिए जब ये पास आ रहा है तो अपोज करने के लिए कौन सा पोल यहाँ पे जनरेट कर लेगा, नॉर्थ पोल, तभी तो रिपल्शन होगा, ठीक है ना। लेकिन आप ये सोचिए इसी मैग्नेट को मैं वापस लेके जाऊं, सेम स्टाइल में नॉर्थ पोल मेरा वापस जा रहा है, तब यहाँ पे कौन जनरेट कर लेता है, ये साउथ पोल जनरेट कर देता है, ठीक है ना। क्यों, जब ये पास आ रहा था तो इसको रिपल्शन करने के लिए नॉर्थ पोल जनरेट कर रहा है, लेकिन जब ये दूर जाएगा तो ये क्या करेगा, नेचर अपोजिंग है तो वो उसको अट्रैक्ट करने लगेगा, और अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर कौन सा पोल जनरेट कर लेगा, साउथ जनरेट कर लेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा लेंज लॉ यानी सेकेंड लॉ जो है वो ओबे हो रहा होता है उसका, ठीक है ना। अच्छा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्लॉकवाइज रूल बताया था कि अगर कंडक्टर के एंड में करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज तो साउथ पोल। तो मुझे यहाँ पर पोल पता है तो मैं करंट की डायरेक्शन को बना लूंगा। पोल पता है नॉर्थ पोल है तो कंडक्टर के एंड में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। देख रहे हैं आप, एंटी क्लॉकवाइज से चल रहा है करंट, ठीक है ना। और यहाँ पर क्लॉकवाइज पीछे से आगे की तरफ उतर रहा है। आप कभी भी इस टर्मिनल को ऐसे नहीं देखें, आप हमेशा इसको अपने सामने तरफ रख के देखें। करंट आप देख रहे हैं पीछे से आ रहा है, पीछे से आगे की तरफ ऐसे आ रहा है, तो ये कैसे डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। और साउथ पोल मतलब उस तरफ होगा क्लॉकवाइज। तो कंडक्टर के एंड में करंट की डायरेक्शन निकालनी हो तो भी क्लॉकवाइज रूल, ठीक है ना। और अगर मैग्नेटिक पोल निकालना हो तो भी क्लॉकवाइज रूल। ऐसे आप कंडक्टर में सर्कुलर एंड्स में आप ये काम कर सकते हैं। तो माइकल फैराडे के दो लॉ थे, मैंने सेकंड लॉ आपको समझा दिया। फर्स्ट लॉ पे बात कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ कहता है कि जो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन फ्लक्स के विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी इसको मैं रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स बोलूंगा। अब आप सारी बात सही है आपको लग रहा होगा, लेकिन आप मुझसे कहोगे सर ये टाइम कहाँ से आ गया। देखो बहुत सिंपल सा मैनर है कि अगर आप देखें इस कॉइल को, इस मैग्नेट को मैं कॉइल के पास ले जाऊं स्लोली तो भी फ्लक्स में चेंज आएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। लेकिन जब इसी मोशन को मैं रैपिड करता हूं, ठीक है ना, बहुत फास्टली करूंगा तो क्या होगा, फ्लक्स में तब भी चेंज आएगा, लेकिन ये चेंज जल्दी जल्दी होगा। और जब चेंज में टाइम लगेगा कम, ठीक है ना, तो ईएमएफ की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसलिए हम ये नहीं कहते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन फ्लक्स। एक्चुअल में इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा देंगे, यहाँ पे कांस्टेंट कुछ भी नहीं आएगा, या आप कह दो कांस्टेंट के आएगा, और कांस्टेंट के की वैल्यू हमने क्या रख दी है, 1। कांस्टेंट के की वैल्यू को 1 रखने का क्या मतलब है कि जितना रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स होगा उतना ही एग्जैक्ट अमाउंट में ईएमएफ क्या होगा, जनरेट होगा, ठीक है ना। और अगर कॉइल के n टर्न्स होंगे और n नंबर ऑफ टर्न्स, ईएमएफ की वैल्यू राइज कर जाएगी, तब ईएमएफ n डेल्टा फाई बी बाय डेल्टा टी के बराबर होगा, ठीक है। तब ईएमएफ का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो ईएमएफ की वैल्यू बढ़ेगी। अच्छा, इस फॉर्मूले में एक चीज मैं एक चीज और ऐड करूंगा, यहां पर मैं माइनस साइन को भी ऐड कर देता हूं। माइनस साइन फिर वही बात है, माइनस साइन हमारा सेकंड लॉ के बारे में बता। सेकंड लॉ वही चीज कि जितना भी फ्लक्स में चेंज आएगा उससे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है ना। लेकिन नेचर कैसा था, अपोजिंग। वो अपोजिंग नेचर लेंज लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने माइनस साइन लगा दिया। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि फ्लक्स में जब राइज आता है तो ईएमएफ की वैल्यू में फॉल आता है, और फ्लक्स की वैल्यू में जब फॉल आता है तो ईएमएफ की वैल्यू में राइज आता है। अच्छा, दोनों का एक तरफ अगर राइज आ रहा है तो दूसरी तरफ फॉल आएगा, लेकिन इस तरफ जितना राइज आएगा तो ईएमएफ में उतना ही फॉल आएगा एग्जैक्ट अमाउंट में, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बस माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन, या कह सकते हो चेंज का नेचर। एक तरफ अगर फ्लक्स की वैल्यू का चेंज बढ़ता है तो ईएमएफ की वैल्यू घट जाती है, और अगर फ्लक्स का चेंज घटता है तो ईएमएफ की वैल्यू बढ़ जाती है, ऐसा होता है, ठीक है ना। अब इस लेंज सेकंड लॉ को हम लेंज लॉ भी बोलते हैं, और ये लेंज लॉ एक्चुअल में किस कंजर्वेशन को ओबे कर रहा होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे कर।
एक्चुअल में ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप फ्लक्स को भी बढ़ाते जा रहे हो, ईएमएफ की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। भैया अगर एक बढ़ेगा तो दूसरी वैल्यू घटेगी, तभी दोनों का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये हम लोग ने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ा था, वही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल इस सेकंड लॉ में अप्लाइड हो रहा है। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल यूज करते हैं, ठीक है ना। हम अपने राइट हैंड को इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं, दिस इज माय राइट हैंड, एंड फिर से वही बात है कि हमारा थंब इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है ना। वही चीज है एफ बी आई, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। यहां पर एफ से हो जाएगा फोर्स, बी से हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और आई से हो जाएगा करंट। करंट नहीं इसको हम बोलेंगे, इसको हमेशा हम इंड्यूस करंट बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी बताता है, ठीक है ना, या फिर मोशन ऑफ कंडक्टर ही बताएगा, दोनों चीजें आप कह सकते हैं। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज इंड्यूस्ड करंट। तो हमें फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता होगी, और हम इंड्यूस की डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा चौथा रूल था। पहला रूल हमने पढ़ा राइट हैंड थंब रूल, देन वी हैव क्लॉक फेस रूल, एंड देन वी हैव फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एंड नाउ वी हैव फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इट इज यूज्ड टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। यहाँ सिर्फ ये करंट नहीं है, कौन सा करंट है, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। अब इस फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को हम कैसे अप्लाई करते हैं उसको हम देखते हैं, और एसी जनरेटर को भी समझते हैं कि एसी जनरेटर कैसे काम। अच्छा, जनरेटर आपने देखा ही है आपने, ये कैसे काम करता है। जनरेटर को चलाने के लिए सबसे पहले हम उसको मैकेनिकल मोशन देते हैं, हम उसको फोर्स लगाकर हम उसकी कॉइल को रोटेट कराते हैं, और जब हम रोटेट कराते हैं तो कॉइल जब मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है तो वहां पर वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने की वजह से क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, और ईएमएफ इंड्यूस्ड होने से करंट मिलता है, ठीक है ना। अभी जो मैंने ईएमआई का आपको प्रिंसिपल बताया था वही प्रिंसिपल बेस्ड है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एसी जनरेटर में वही ईएमआई का प्रिंसिपल है जिस पर ये एसी जनरेटर बेस्ड है, कि जब भी आप एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे और उस कॉइल को आप मोशन कराओगे तो उससे क्या होगा, मोशन करने से मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, तो फ्लक्स में चेंज आएगा, और फ्लक्स में चेंज आने से ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो ये डायग्राम मैंने बुक से थोड़ा सा अलग डायग्राम आपको यहाँ पे ले रखा है ताकि चीज प्रॉपर समझ में आए। तो आप देख रहे हैं फिर से यहाँ पर मैंने कॉइल ले रखी है, एंड दिस इज कॉइल ए बी सी डी। ये हमारा ए एंड है, ये ए एंड है हमारा, हम बी मान लेते हैं, दिस इज सी, दिस इज, तो ये ए बी सी डी हमने कॉइल ले रखी है। अच्छा, इस कॉइल का जो ए एंड देख रहा हूं उसको मैंने कनेक्ट कर रखा है स्लिप रिंग S1 से, ठीक है ना, और इसको फर्दर कार्बन ब्रश B1 से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। अगर इस डी एंड की बात करूं तो इसको मैंने स्लिप रिंग S2 से कनेक्ट कर रखा है, उसको फर्दर मैंने कार्बन ब्रश B2 से कनेक्ट कर, और B2 और B1 कार्बन ब्रशेस को मैंने ज्वाइन कर रखा है लैम्प से, या कह दो मैंने एक लोड से ज्वाइन कर रखा है कि जब हम कॉइल को मोशन कराएंगे अगर वहां पे करंट इंड्यूस्ड हुआ तो मेरा लैम्प ग्लो करेगा। तो चलते हैं अपने कॉइल को हम मोशन कराते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अभी देख रहा हूँ जो कॉइल है हमारी उसको हम इस तरीके से मोशन करा रहे हैं, यानी किस डायरेक्शन में चला रहे हैं, क्लॉकवाइज चला रहे हैं, क्लॉकवाइज हम ऐसे चला रहे हैं, ठीक है। तो क्लॉकवाइज चला रहे हैं तो यहाँ पर जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि कॉइल अपवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर जा रही है। इधर से डाउनवर्ड जा रही है, कॉइल में फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, डाउनवर्ड करेगा, ठीक है। तो अब आपको ये पता है कि अगर कॉइल को हम मोशन करा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो ऐसा कराने से फ्लक्स में क्या आता है, चेंज आता है, और जब जब फ्लक्स में चेंज आएगा सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और ईएमएफ इंड्यूस से हमें मिलेगा करंट, और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। तो चलते हैं फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल यूज करते हैं। सबसे पहले मैं ए बी एंड की बात करता हूँ, ठीक है ना। देखो मेरा काम वही है, मैं सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड वाले फिंगर को फिक्स कर देता हूँ, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ठीक है ना। करंट आप देख रहे हैं इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यही अप्लाई करते हैं, करंट जा रहा है इसमें ऊपर की तरफ, तो ठीक है ना, सॉरी करंट नहीं, हमें यहाँ फोर्स का डायरेक्शन बताया। मैग्नेटिक फील्ड फिर से फिक्स करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये कॉइल हमारी अपवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर जा रही है, तो कॉइल हमारी जा रही है अपवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर व्हिच इज इंडिकेटिंग बाय थंब, तो थंब हमारा इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो करंट इसमें किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, अपवर्ड फ्लो करेगा, तो करंट की डायरेक्शन हो गई है ए से बी। अगर हम सीडी कॉइल एंड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड फिर से आप देख रहे हैं नॉर्थ साउथ है, इसी तरफ है, ठीक है ना। यहाँ पे फोर्स इनवर्ड है, तो फोर्स आप बना दोगे इनवर्ड, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी सी टू डी, आप देख रहे हैं इस तरीके से बना, तो करंट की डायरेक्शन हो गई है सी टू डी। करंट फ्लो किया ए से बी, देन सी से डी, डी कनेक्टेड है S2 से, तो S2 कनेक्टेड है B2 से, करंट B2 से फ्लो करता हुआ B1, B1 से S1, S1 से देख रहे हैं सर्किट आगे जाकर कंप्लीट, ठीक है ना। ये जो कॉइल्स हैं ये अपनी जगह पे ही रोटेशन करती रहती है, ठीक है ना। CD आ जाएगा AB की जगह पर, AB चला जाएगा CD की जगह पर, ठीक है ना।
तो उसके बाद ये डायग्राम देखने में कैसा होगा, वो डायग्राम मैं शॉर्ट में इधर में बना के आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, ये हमने ले रखी है कॉइल, और जो S1 एंड था वो अभी भी कनेक्टेड है। CD आ जाएगा इस तरफ, ये हमारा एंड CD आ चुका है इस तरफ, और AB चला गया इस तरफ। ठीक है ना, हमारा जो A एंड था वो कनेक्टेड था आकर S1 से, अभी भी A एंड हमारा S1 से ही कनेक्टेड है, और D एंड जो था वो कनेक्टेड था S2 से, D एंड कनेक्टेड है S2। ठीक है, D एंड हमारा कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस तरीके से D एंड हमारा S2 से कनेक्टेड है। S2 कनेक्टेड था B2 से, और S1 कनेक्टेड था B1 से, और इसको ले जाकर हमने वही बल्ब से, लैंप से कनेक्ट कर रखा। ठीक है, ऐसा हो रखा था। फिर से वही बात होगा, आप मोशन तो ऐसे ही करा रहे हो, तो यहाँ पर CD पर फोर्स क्या होगा, अपवर्ड, और AB पर फोर्स डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो चलते हैं, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, इधर सॉरी फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल लगाते हैं, इधर था नॉर्थ पोल और इस तरफ था साउथ पोल। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, सॉरी राइट हैंड रूल लगाना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, नॉर्थ से साउथ। ठीक है ना, फोर्स यहाँ पे अपवर्ड है, तो करंट अभी भी D2C फ्लो करेगा, तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ हो गई है, D2C, देन C to B, देन B to A। A से करंट आ रहा है S1, S1 से करंट B1, B1 से करंट B2, B2 से S2। देख रहे हैं आप सर्किट क्या हो रहा है, कंप्लीट। तो अभी जो करंट की डायरेक्शन है वो B1 से B2, और पहले करंट की डायरेक्शन क्या थी, आप चेक करें, B2 से B1। अभी करंट की डायरेक्शन B1 से B2 है, पहले क्या थी, B2 से B1। तो आप देख रहे हैं कि करंट की डायरेक्शन लैंप के अक्रॉस रिवर्स कर गई है, और जब करंट की डायरेक्शन किसी लोड के अक्रॉस रिवर्स होती है हर हाफ साइकिल में, तो ऐसे करंट को आपको पता है ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। इसीलिए इसमें जो हम करंट जनरेट कर रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर बोलते हैं। और इस AC जनरेटर का दूसरा नाम भी होता है, हम इसको डायनामो भी बोलते हैं। ठीक है ना, डायनामो बोलते हैं। अच्छा, ये जो जनरेटर आपने पढ़ा ये एक AC जनरेटर है, सेम मैनर में आप DC जनरेटर भी पढ़ सकते हो, बस आपको यहाँ से स्लिप रिंग हटाकर आपको स्प्लिट रिंग लगा देनी है, तो वहां पर वो डायरेक्ट करंट जनरेट करने लगे। ठीक है ना, वो हमारे कोर्स में वैसे तो है नहीं 10th क्लास के कोर्स में, लेकिन आप इस तरीके से DC जनरेटर भी बना सकते हो। अब हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम डिटेल्ड एनालिसिस कर लेते हैं इसकी भी, ये कैसे काम करता है। आप देख रहे हैं बीच में मैंने एक कोर ले रखी है, ठीक है ना, दिस इज अ कोर, और मैंने एक कोर ले रखी है। इस कोर को मैंने एक कॉइल को कनेक्ट कर दिया है इनपुट से, यहां से हम अपना AC इनपुट सिग्नल भेज रहे हैं, AC इनपुट सोर्स। ठीक है ना, और दूसरे एंड को कनेक्ट कर दिया मैंने लोड से, लोड वही जैसे मैंने क्या कर दिया, AC हो गया, यानी क्रॉस हम आउटपुट ले रहे हैं, लैंप हो गया। अब आप देख रहे हैं कि हम AC करंट इधर से भेज रहे हैं, और AC करंट हमारा इस कॉइल से पास होगा। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो करंट है वेरिएबल, करंट से बनेगी मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल से सामने वाली कॉइल की तरफ क्या करेगी, लिंक करेगी। ठीक है ना, अच्छा क्योंकि यहाँ पर भी नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, डिफरेंट है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उधर लिंक कर जाएगी। अच्छा, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उधर लिंक करेगी तो वहां पर फ्लक्स में चेंज आएगा। क्यों फ्लक्स में चेंज आएगा, क्योंकि आप जो करंट भेज रहे हो वो वेरिएबल है, करंट वेरिएबल है, तो करंट से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल है, और मैग्नेटिक फ्लक्स भी वेरिएबल होगा। और जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, आउटपुट में हमें करंट, इंड्यूस करंट मिलने लगे। तो आपने क्या किया, यहाँ पर एक तरफ से इनपुट करंट भेज के उधर भी आउटपुट करंट बनाया। लेकिन आप इस बात पे देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, तो यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा उसकी अमाउंट बढ़ जाएगा। तो आपने यहाँ पर एक पर्टिकुलर वोल्टेज भेजकर यहाँ पर वोल्टेज को बढ़ा लिया, तो इस टाइप के ट्रांसफॉर्मर को हम लोग बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। देखो, ट्रांसफॉर्मर का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि वो लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई कर सकता है, या हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज को वो लो भी कर सकता है। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि मैंने इस तरफ आउटपुट में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाकर मैंने वोल्टेज बढ़ा लिया, तो ये हो गया स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। यानी अगर मैं सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से कम कर दूंगा तो वोल्टेज हमारा डाउन हो जाएगा, इसलिए वो काम करेगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर भी हमारा किस फिनोमेना पे बेस्ड है, EMI के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है ना, अब ट्रांसफॉर्मर में अगर फॉर्मूले की बात करें, ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपका चलता है टर्न रेशियो का, इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल n से। ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, या फिर आउटपुट में कितना वोल्टेज जनरेट कर रहे हैं सेकेंडरी में,
अपॉन इनपुट का वोल्टेज होगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें हमारा ट्रांसफार्मर आइडियल है, आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब वहां पर एनर्जी लॉसेस नहीं हो रहे हैं, हो नहीं सकता कि एनर्जी लॉसेस ना हो, एनर्जी लॉसेस तो होते ही होते हैं, लेकिन मैं मान रहा हूं कि अगर ट्रांसफार्मर आइडियल है तो क्या होगा, जितना इनपुट आप पार भेज रहे हो उतना ही आउटपुट पार जनरेट होगा, मतलब एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं। अच्छा, पार का फॉर्मूला हम लोग ने करंट में पढ़ा था कि वोल्टेज इनटू करंट होता है, तो प्राइमरी का ईपीआईपी हो गया, आउटपुट का ईएस आईएस हो गया, मतलब इनका प्रोडक्ट भी क्या है, कांस्टेंट है। यानी अगर आप इस बात को समझो तो देखो, प्राइमरी में मैं वोल्टेज एक सर्टेन वोल्टेज भेज रहा था और एक सर्टेन करंट था, लेकिन स्टेप अप ट्रांसफार्मर में मैंने वोल्टेज को क्या कर लिया, बढ़ा लिया है, तो करंट को ऑटोमेटिकली क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, तभी तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। यानी एक्चुअल में हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन वोल्टेज को बढ़ाने के साथ साथ करंट की वैल्यू क्या कर जाती है, घट जाती है। तो अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करें तो आउटपुट में सेकेंडरी में वोल्टेज बढ़ा है, वहां पर करंट घट जाएगा, लेकिन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज घट जाएगा तो करंट वहां पर बढ़ जाएगा। तो ट्रांसफार्मर इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि एनर्जी कांस्टेंट है, ऐसा नहीं होता है कि हम वोल्टेज भी बढ़ा रहे हैं करंट भी बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट घट जाता है और वोल्टेज को घटाते हैं तो करंट बढ़ जाता है, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहां से एक फॉर्मूला और निकल के हमारा आ गया कि ईएस अपॉन ईपी की वैल्यू आईपी अपॉन आईएस हो जाएगी, ठीक है। इसको कैसे यूज करेंगे हम ट्रांसफॉर्मर्स में देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर बेसिकली दो टाइप के, स्टेप अप और स्टेप डाउन। अगर मैं इसकी बात करूं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की, तो अभी मैंने बताया सेकेंडरी में टर्न ज्यादा रखेंगे, प्राइमरी में कम। अगर मैं दोनों तरफ एनपी से डिवाइड कर दूं तो एनएस अपॉन एनपी ग्रेटर देन 1, यानी टर्न रेशियो ग्रेटर देन 1। और टर्न रेशियो के आपने दो फॉर्मूले देखे, ईएस अपॉन ईपी, और ईएस अपॉन ईपी का फॉर्मूला आईपी अपॉन आईएस, ये भी ग्रेटर देन। इसका मतलब ईएस ईपी से ग्रेटर है, इसका मतलब आईपी आईएस से ग्रेटर है। और मैंने अभी बोला कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा होता है, सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा है तो पावर को कांस्टेंट रखने के लिए करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप देख रहे हैं इस फॉर्मूले से सब कुछ ट्रू हो रहा है। सेम मैनर में यहाँ सब कुछ इनवर्स में चलेगा, सॉरी कन्वर्स में चलेगा, यानी एनएस एनपी से कम होगा, एनएस अपॉन एनपी लेस देन 1 होगा, टर्न रेशियो लेस देन 1 होगा, ईएस अपॉन ईपी लेस देन 1 होगा, और आईपी अपॉन आईएस भी लेस देन 1 होगा। तो मतलब ईएस ईपी से छोटा है और आईपी आईएस से छोटा है, यानी सेकेंडरी में वोल्टेज कम हो गया लेकिन सेकेंडरी में करंट बढ़ गया। एक क्वेश्चन ट्रांसफार्मर से और आता है कि जैसे अगर आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी कौन सी कॉइल को आप थिक वायर का बनाओगे। बेसिकली अगर बात करें तो करंट क्योंकि प्राइमरी में ज्यादा है तो प्राइमरी के कॉइल को मुझे थिक बनाना पड़ेगा, अदरवाइज हीटिंग इफेक्ट की वजह से हमारा वायर क्या कर सकता है, बर्न हो सकता है, सर्किट ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो सारे टॉपिक हम लोग ने इस चैप्टर में कवर कर लिए हैं, ठीक है ना। फ्लक्स ट्रांसफार्मर के लॉसेज आप पढ़ लेंगे, ट्रांसफार्मर में क्या क्या लॉसेज होते हैं। ट्रांसफार्मर में बेसिकली दो तीन तरीके के लॉसेज होते हैं, एक होता है फ्लक्स लॉसेज। फ्लक्स लॉसेज क्या होता है, जब आप कोर को अगर आप क्या रखते हो, दूर दूर रखते हो, ठीक है ना। अगर कोर को दूर रखोगे तो फ्लक्स के लिंकेजेस कम हो जाएंगे, तो इसलिए कोर को हम एज मच एज पॉसिबल जितना पास रख सकते हैं उतना पास रखते हैं, फ्लक्स को मैक्सिमाइज करते हैं। फ्लक्स जितना मैक्सिमाइज होगा उतना ईएमएफ भी क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा। दूसरा लॉस एक हिस्टेरेसिस लॉस होता है, क्योंकि आप अल्टरनेटिंग करंट भेज रहे हैं तो बार बार आपकी कॉइल का मैग्नेटाइजेशन, कोर का डीमैग्नेटाइजेशन होगा, जिससे भी एनर्जी लॉसेज आते हैं, उन लॉसेस को हिस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं। और इस हिस्टेरेसिस लॉस को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, कोर ऐसे यूज करते हैं जिसमें एनर्जी लॉस कम हो, तो हम सॉफ्ट आयरन कोर यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। और एक लॉस और होता है लॉस ड्यू टू एडी करंट। यहाँ पर एक इंड्यूस करंट भी डेवलप होता है कोर में, जो हमारे आउटपुट करंट को कम करने की कोशिश करता है, क्योंकि आपको पता है कि इंड्यूस करंट अपने कॉज को अपोज करता है, ठीक है ना। तो इनपुट करंट को भी वो अपोज करेगा, तो हम इंड्यूस करंट को मिनिमाइज करने के लिए, उस एडी करंट को कोर में मिनिमाइज करने के लिए कोर को हम लैमिनेट कर लेते हैं, इसीलिए हम लैमिनेटेड कोर लेते हैं। तो ये दो तीन तरीके के लॉसेज हैं जो ट्रांसफार्मर में आते हैं और ये पूछने को भी आ सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने जो ये फॉर्मूले आपको बताए हैं, ये वाले और ये वाले, इन पे न्यूमेरिकल हमारे बोर्ड एग्जाम्स में नहीं, ठीक है। तो सारे टॉपिक मैंने आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपके कवर कर दिए। आपको इसके अलावा भी अगर कोई डाउट लगता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं इस चैप्टर से जो भी अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक लगता है कि अभी उस पर और ज़्यादा आप सर मुझे बता दिए और चीज़ें और मुझे समझा दिए, तो मैं आपके लिए एक वो डेडिकेटेड वीडियो बना दूँ। बाकी आप क्या कर सकते हैं, मुझे इन चैनल्स पे आप
फॉलो कर सकते हैं हमारे प्राइम एकेडमिक्स चैनल को, और आप हमारी प्ले स्टोर से भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री कंटेंट मिल जाएगा, आपको स्टडी मटेरियल वगैरह मिल जाएगा, और आपको मॉक शीट्स, और अभी हम लोग यहाँ पर प्री बोर्ड की एक टेस्ट सीरीज भी कराने वाले हैं, तो टेस्ट सीरीज को भी आप वहाँ पे अवेल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।